हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी तिरची। आप लोगों के प्यार के वजह से हो गए हैं मेरे पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का। हमारे परिवार ने आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। हमें ये जर्नी करने में पूरे 6 महीने लगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पहला माइलस्टोन था और ऐसे माइलस्टोन आते रहेंगे और हम लोग अचीव करते रहेंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आज का वीडियो है स्पेशल आईआईटी बॉम्बे के ऊपर। ये वीडियो पहले 2 पार्ट में होने वाला है। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मुझे क्यों बनाना पड़ा यार, मैं नहीं चाहता था कोई भी कंटेंट मिस हो, क्योंकि ये जो ओल्ड आईआईटीज होती हैं इनका कंटेंट कुछ ज्यादा होता है, इनमें ब्रांचेस ज्यादा होती हैं, सीट मैट्रिक्स, तो इनकी एलिजिबिलिटी, बहुत सारी चीजों के डिस्कशन के लिए मुझे वीडियोस को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। आगे ही मैं आईआईटी मद्रास के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, उसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले ही बोल देता हूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो एंड वाला हम बात करते हैं ना, अब ये पार्ट 2 के बाद ही होगी, पार्ट 1 के बाद नहीं होगी। आपको बताऊंगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि आईआईटी बॉम्बे के लिए आपके बीटेक सीजीपीए कितने होने चाहिए, 10 12 में कितने मार्क्स होने चाहिए, आपका इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा, या आप कौन कौन से डिसिप्लिन से आपने गेट दिया है, या आपकी ब्रांच क्या है, और क्या आप कौन कौन सी डिसिप्लिन में या स्पेसिफिकेशन में एलिजिबल हो, इसका डिस्कशन यहां पर होगा। नेक्स्ट वाले में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीट मैट्रिक्स का, दूसरा डिस्कशन होगा मिनिमम कट ऑफ, और एक लोएस्ट कट ऑफ क्या गया। थोड़ी चीजों को मैं अभी डिफाइन कर देता हूं। यहां पर आपके 10th और 12th के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। यहां पर क्या होगा, आपको 6 सीजीपीए चाहिए या फिर 60%। यहां पर 6.5 सीजीपीए का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 6 सीजीपीए चाहिए आपको यहां पर एडमिशन के लिए। क्या होता है मिनिमम कट ऑफ, क्या होता है लोएस्ट कट ऑफ। देखिए क्या होता है, जब आईआईटीज में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं हर साल एमटेक के लिए, तो आईआईटीज क्या करती है कि मिनिमम सेट ऑफ कट ऑफ करती है कि ये जो बच्चे हैं ये आगे कोप के राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे। अगर आप उस मिनिमम कट ऑफ लिस्ट में नहीं आते हैं तो आपके फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, या क्या होगा, पहले ही ये कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आप उसको देखकर अपना फॉर्म भर सकते हो, अपनी ब्रांच को देखकर। हो सकता है एक ही ब्रांच में कई स्पेसिफिकेशंस या एक ही स्पेसिफिकेशंस में कई ब्रांचेस अलाउड हो और अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कट ऑफ हो। जैसे एरोस्पेस में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए 500 कट ऑफ है, सिविल के बच्चों के लिए 650 कट ऑफ है, और मैकेनिकल के लिए 650 कट ऑफ है। लोएस्ट कट ऑफ क्या होता है कि मिनिमम उस किस कट ऑफ में या मिनिमम क्या स्कोर में उस बच्चे ने उस स्पेसिफिकेशन में एडमिशन पाया है। तो यहां पर हो गई ये बात। अब ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को, और आप लोग देखिएगा और वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। दोस्तों देखते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, डेट्स को इग्नोर करिएगा, क्योंकि डेट्स से पिछले साल की भी डेट, अगले साल का भी डेट, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो समझिए। इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपका एडमिशन डायरेक्ट होगा। टीए डिग्री होती है डायरेक्ट, मतलब एमटेक के लिए स्पेशली, ठीक है। ये एमएस के लिए है या एमटेक रिसर्च कह सकते हो, और ये स्पॉन्सर्ड है, तो इसमें कोई एमटेक रिसर्च नहीं होता है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग बीएम, यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट और इंजीनियरिंग इंटरव्यू देना पड़ेगा, और रिसर्च वाले में रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। वैसे ये आरएस वाले में सब में रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होने वाला है, तो इसको कॉलम को भी हम हटा देंगे। केमिकल में देखते हैं डायरेक्ट एडमिशन गेट से हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हर ब्रांच में, आप सिविल इंजीनियरिंग में देख रहे हो तो आपको C2 मतलब है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसमें आपको सिर्फ रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। C4 में आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों देना पड़ेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में।
सी बाकी जितनी भी सिविल की ब्रांचेज हैं उनमें आपको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको डायरेक्ट एडमिशन यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थ साइंस में आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा सिर्फ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अर्थ सिस्टम इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में आपको रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू देना पड़ेगा। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, यहां पर भी आपको क्या है, सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ रहा है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यहां भी आपको क्या है, सिर्फ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंडियन रिसर्च एंड ऑपरेशन रिसर्च जो ब्रांच है ये आईपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी को ये अलाउड करते हैं, है ना, मे बी शायद एक्सी को भी अलाउड करेंगे। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू है। मैकेनिकल की सारी ब्रांचों के लिए डायरेक्ट एडमिशन है। मटेरियल की सारी ब्रांचेस के लिए डायरेक्ट एडमिशन है। मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडलिंग में डायरेक्ट एडमिशन है। सिस्टम एंड कंट्रोल में डायरेक्ट एडमिशन है। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट टीडी ब्रांच, इसमें क्या है, आपका रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या है, आपका रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है। चलिए ये पूरी बात हो गई रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी का चार्ट। अगर आप लोग जाना चाहते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका BTech मेनली, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है, SC/ST के लिए 50% और 6 CGPA भी चाहिए। यहाँ 6.5 नहीं है, 6 है। तो आपका BTech किसमें होना चाहिए, AESI में, AMI में और इक्विवेलेंट इन एनी। मतलब आप लोग एरोस्पेस की किसी भी, जैसे एरोनॉटिकल हो गया, एरो सिस्टम हो गया, इनमें किसी भी ब्रांच में होंगे आप अलाउड होंगे। और सिविल और मैकेनिकल को भी अलाउड किया है। पर आपका जो गेट पेपर होना चाहिए वो एरोस्पेस मतलब मेजर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे जो एरोस्पेस सिविल और मैकेनिकल हो गया, यहाँ पे यही को इंक्लूड मत करिएगा। CME जो है ये इसका माइनर में आ जाएगा, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आगे आ जाते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट टू क्या है, डायनामिक्स एंड कंट्रोल। पहले वाला क्या था, एरोडायनामिक्स था। यहाँ पर आपकी इन्होंने बोला है कि BTech आपके इसमें हो या फिर EC में हो, EE में हो, IN के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, MEO, ठीक है। और इसके जो अदर ब्रांचेस हैं, जो इनका जो गेट पेपर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, आपका AE में हो सकता है, EC में हो सकता है, EE में, IN में, ME में हो सकता है। थर्ड डिपार्टमेंट है यहाँ पर एरोस्पेस प्रपल्सन। इसमें भी क्या बोला है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही सिर्फ अलाउड है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग अलाउड है, या उसकी कोई भी ब्रांच इक्विवेलेंट वाली ब्रांच है। मतलब मैकेनिकल अलाउड है और मैकेनिकली इक्विवेलेंट ब्रांचेस अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका गेट हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका गेट हो। फिर फोर्थ ब्रांच है डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस एंड एरोस्पेस स्ट्रक्चर। यहाँ पर सिविल मैकेनिकल अलाउड है और यहाँ पर AE की कोई भी ब्रांच चल जाएगी। अगला कैंडिडेट आ जाता है आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउड है, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, CS, EE, EC, EP, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो हो गई, इंस्ट्रूमेशन हो गई आपकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, मेटलर्जी हो गई, फार्मास्यूटिकल हो गई, अदर इंजीनियरिंग हो गई। और कोई भी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन में आपने गेट दिया हो चल जाएगा आपका, कोई भी डिसिप्लिन में आपका गेट चल जाए। मतलब यहाँ पर उन ब्रांचेस के लिए फायदा है जिन्होंने अपना जो गेट है वो XC में दिया है, सिविल वालों ने एनवायरनमेंट में दिया है, किसी ने इंस्ट्रूमेशन में दिया है, किसी ने PI में दिया है। ये सब ब्रांचेस के लिए बहुत फायदा है, ठीक है। MSc वालों के लिए भी ये सारी ब्रांचेस दी गई हैं, कोई भी डिसिप्लिन में आपका गेट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो यहाँ पे आपका BTech केमिकल में हो या केमिकल की कोई इक्विवेलेंट ब्रांच में आप अलाउड होंगे और आपका गेट पेपर लेकिन केमिकल में होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखा जाएगा, यहाँ पर देखो सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखा जाएगा BTech इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग में ही आपका गेट होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखो दूसरी ब्रांच के लिए लिखा है इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग BTech, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में ही आपका गेट होना चाहिए। ये चारों चीज़ें सेम रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की एक और ब्रांच आती है जिसे बोलते हैं ओशियन इंजीनियरिंग। इसमें सिविल, मैकेनिकल, ओशियन, नेवल, आर्किटेक्चर सब अलाउड है और एक CME, XC तीनों में आपका गेट वैलिड हो चल जाएगा। XC वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है यहाँ पर। आगे देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में रिमोट सेंसिंग। इस ब्रांच में देखिए आपका जो BTech है वो सिविल में हो या आपका BTech जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेट्रिक्स, रिमोट सेंसिंग में हो।
विद गेट इन सी और एक्सी, सी और एक्सी दोनों के लिए यहाँ पर है, गेट इज इन एक्सी देन एनी ऑफ टू सब्जेक्ट शुड बी, ठीक है, चूज इन मैकेनिक कोड बी और कोड डी, मतलब कोड बी कोड डी वाले होने चाहिए या फिर कोड ई कोड एच वाले होने चाहिए आपके सब्जेक्ट्स। आप सिविल में आपका गेट पेपर होना चाहिए, चल जाएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे यहाँ पर फिर से सिविल। चलिए अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो एमई और इक्विवेलेंट इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मतलब कोई भी डिसिप्लिन में हो, सीएस में आना चाहते हो आ जाओ, एमएससी एमसीए भी अलाउड है, बस आपका गेट पेपर जो होना चाहिए वो सीएस में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थ साइंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका एमएससी या एमएससी टेक इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स वगैरह में होना चाहिए, आप अलाउड होगे, लेकिन आपका जो गेट पेपर है वो जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसका दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस का पेट्रोलियम साइंस, ठीक है, इसमें भी सेम कैटेगरी रखी गई है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप पहली ब्रांच में आना चाहते हो तो आपको जो मेन क्राइटेरिया है कम्युनिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग में आने के लिए, तो आपको CS EC डब्ल्यू और EP से होना चाहिए, या आपका MSc इक्विवेलेंट इन EL मतलब इलेक्ट्रॉनिक साइंस में होना चाहिए, और CS EC डब्ल्यू में आपने गेट दिया हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आने के लिए CS EC EE चारों ब्रांचेस अप्लाई कर सकती हैं। कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग में आने के लिए सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, गेट क्राइटेरिया वही है। चलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के लिए देखिए ये सारी ब्रांचेस हैं, ECEE में आपका गेट होना चाहिए, IN के लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर अलाउड हैं, आप देख सकते हो, और इन पेपर्स में आपका गेट हो सकता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नई ब्रांच देखेंगे, ये है सारी, और CS EC IN ये सब में अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। फिर अगली डिवाइस देखेंगे इलेक्ट्रिकल की, क्या नाम है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, उसमें ये सारा क्राइटेरिया है, ये सारा क्राइटेरिया है। आशा करता हूँ आप लोग आप स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन को रोक के ना आप समझते जाइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर फिर एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है XC के बच्चों के लिए। अगर आपने एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ये डिग्रियाँ होना चाहिए बीटेक में, और आप किसी भी डिसिप्लिन से दे सकते हो गेट, PI से दे सकते हो, XC से दे सकते हो, मैकेनिकल से दे सकते हो, एनवायरनमेंट से दे सकते हो, तो इन सारों के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। चलिए अब देख लीजिए एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए देख लीजिए, ये सारा है दिया हुआ है, और ये सारे डिसिप्लिन इसमें अलाउड है, ठीक है। एरोस्पेस हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, माइनिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अलाउड हैं। अब देख लीजिए ये वाला जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें ये सारे दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, बहुत फेमस ब्रांच है यहाँ की, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, कोई भी डिसिप्लिन आ सकता है, एनी डिसिप्लिन में आपका गेट होता है। PI XC सबके लिए अपॉर्चुनिटी, IN के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एनवायरनमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपको लेने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा है कि आपका जो गेट होना चाहिए वो इन 4 में होना चाहिए। पहला थर्मल, अगर फ्लूइड में आना चाहते हैं कोई भी डिसिप्लिन के हो, तो उसके बाद डिज़ाइन में देखिए प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल को अलाउड किया है यहाँ पर उन्होंने, कोई भी डिसिप्लिन में गेट चलेगा आपका। ये देखिए ये पूरा देख लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। आप मेटलर्जी में देख लीजिए, ये मेटलर्जी का पूरा चार्ट बना है 1 2 3, स्क्रीन पॉज कर करके इन्हें देखिए आप, ठीक है, और पढ़ने की कोशिश करिए, और जो आपके मतलब की ब्रांच है उसे निकाल लीजिए। आगे देखते हैं, ये देखिए, है ना, ये देखिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है सितारा। यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन अलाउड होता है, एनी डिसिप्लिन बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, मुश्किल से 500 550 कट ऑफ गेट स्कोर जाता है, और आपको कॉल आ जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। अभी आपको पता चलेगा कितने कम स्कोर में सितारा में लोगों को एडमिशन मिला है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में देखेंगे, ये अभी ज़्यादा पुरानी ब्रांच नहीं खोली गई है, देखिए कोई भी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग का चलेगा, BS का चलेगा, MTech का चलेगा, एनी डिसिप्लिन चलेगा, ठीक है। ये पूरा क्राइटेरिया था कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस में क्या क्या गेट स्कोर में क्या क्या आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग डिग्री होगी, ठीक है। आप अपनी बस स्क्रीन पॉज करिए और इन्फॉर्मेशन को